चुनाव के बाद अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर विवेक ओबरॉय का जोश हाई है, लेकिन उनके एक मीम शेयर करने पर विवाद हो गया है। विवेक के ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन पर मीम बनाया गया था। एक फोटो में ऐश्वर्या सलमान के साथ दिख रही है जिस पर लिखा है ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल वाली फोटो में ऐश्वर्या को विवेक ओबरॉय के साथ दिखाया गया था और तीसरे फोटो में कैप्शन है रिजल्ट। इसमें ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई दे रही हैं। विवेक के इस ट्वीट पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे एक महिला का अपमान बता रहा है तो कोई इसे क्लासलेस करार दे रहा है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक विवेक की इस हरकत की आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने भी विवेक को नोटिस जारी कर दिया है। मीम वाले ट्वीट पर विवेक ओबरॉय ने माफी मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि किसी को दुख पहुंचाने की मेरी मंशा नहीं थी। और क्लासलेस वाले कमेंट पर उन्होंने कहा है कि सोनम अपने काम पर फोकस करें। सोनम कपूर ने इस ट्वीट पर टिप्पणी की थी और जैसा कि हमने आपको बताया, महाराष्ट्र के राज्य महिला आयोग ने इस पर विवेक ओबरॉय से स्पष्टीकरण मांगा है। विवेक ओबरॉय ने क्या कहा है, सुनिए। यार पता नहीं लोग इसका इतना क्यों बड़ा पतंगड़ बना रहे हैं। आई थिंक किसी ने मुझे एक क्रिएटिव सा मीम भेजा जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था और मैंने हंसा है उसके ऊपर। मैंने हा हा कहा है और सामने वाले को अप्रिशिएट किया है कि यार ठीक है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो अपने पे हंसना चाहिए। आई थिंक इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और उसमें लिखा भी है मैंने कि इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, जस्ट लाइफ। और लाइफ में अक्सर ऐसे होता है, पीपल मूव ऑन। आप साथ होते हैं कभी, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। वो खुश हैं, मैं खुश हूं, सब खुश हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक छोटी सी मीम तो है, सब हंस रहे हैं इसके ऊपर। इतना सीरियसली लेना, इसका इतना बड़ा रिएक्शन लेना। अच्छा, जो लोग मीम में हैं उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी ने कोई लिखा नहीं है। दुनिया भर के नेता खड़े हो गए नेतागिरी करने, काम करने तो जाते हैं नहीं। ये सब नॉन इश्यूज के ऊपर नेतागिरी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। कभी दीदी हैं वेस्ट बंगाल में जो लोगों को मीम के लिए जेल में डालती हैं और कभी ये लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि विवेक ओबरॉय को जेल में डालो। आम चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से ही देश में सियासी खलबली मच गई है। एग्जिट पोल के रिजल्ट से एक ओर जहां बीजेपी और सहयोगी दलों में खुशी की लहर है, वहीं विरोधी पार्टियां बौखलाई दिखाई दे रही हैं। चुनाव के असल नतीजों से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी को देश और विदेश से बधाइयों का संदेश मिलना शुरू हो गया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पीएम मोदी और बीजेपी को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने मालदीव और एनडीए सरकार के बीच अच्छे रिश्तों का जिक्र किया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने ट्विटर पर लिखा है कि भारतीय चुनाव संपन्न होने के साथ ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बधाई। मुझे यकीन है कि मालदीव के लोग और सरकार पीएम और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए राजी होंगे। और उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में टेम्परिंग मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस हो चुका था कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, इसीलिए वीवीपैट से मिलान की बात सामने आई। दुनिया के कई देशों में मशीन के बजाय बैलेट से चुनाव हो रहे हैं और देश में ईवीएम पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो क्यों ना ईवीएम को ही खत्म कर दिया जाए। सीएम ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है और ये सिद्ध हो गया है कि चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप पहले कभी नहीं लगे थे और इस सबको पूरा देश देख रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कन्विंस हो गए थे कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है, तभी तो उन्होंने वीवीपैट का प्रावधान किया। इसका मतलब है कि ये तो तय है कि इसमें टेम्परिंग होने की संभावना है, तभी तो वीवीपैट लाया गया। वो संभावना है, इसलिए मांग उचित है कि 50% काउंटिंग करो या 25% करो। और मैंने सुना कल धरना दे रहे हैं मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, तो ये नौबत क्यों आ रही है? तो क्यों नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, विकसित राष्ट्रों के अंदर ये मशीनें समाप्त हो गई है, तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में क्यों, जब संदेह पैदा हो गए जनता में, और इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर संदेह नहीं रहना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और डेमोक्रेसी इंटरेस्ट में नहीं है,
तो क्यों नहीं आप इसकी मशीन को ही खत्म कर दो, ईवीएम की सिस्टम को खत्म कर दो। और एक तरफ एग्जिट पोल का शोर है जिसमें एनडीए पूरे बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू विपक्ष को साधने के काम में लगातार जुटे हैं। एग्जिट पोल के बाद भी नायडू का मिशन गठबंधन रुकने का नाम नहीं ले रहा। नायडू लगातार विपक्षी दलों से मिलकर मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश में जुटे हैं। चंद्रबाबू नायडू आज फिर कोलकाता पहुंच गए और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने नतीजों के बाद के संभावित समीकरणों पर चर्चा की होगी। चंद्रबाबू नायडू नतीजे आने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा विरोधी दलों को एक साथ जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। नायडू को लगता है कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिला तो वो इस बार के चाणक्य बनकर उभर सकते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नायडू चाहे जितनी कोशिश कर लें, हाथ कुछ नहीं आएगा। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह के एफर्ट कर रहे हैं इसलिए कि उनका रेलेवेंस बाद में खत्म हो जाएगा, तो एटलीस्ट वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई गठबंधन स्टिच कर ले तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी रेलेवेंस रह जाएगी, इसलिए कि जब 23 को रिजल्ट आएगा तो उनकी उस वक्त उनको जो सीटें जब नहीं मिलेंगी तब उनकी जो रेलेवेंस जो आज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि 23 के बाद ये जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं वो सब नाकाम हो जाएगा। इससे पहले नायडू ने अमरावती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। नायडू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शय पर ईवीएम के कंट्रोल पैनल को बदलने की अफवाह उड़ रही है। एग्जिट पोल में एनडीए के पिछड़ने के बावजूद यूपीए के पिछड़ने के बावजूद उनके नेताओं की कोशिशें जारी हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएसपी प्रमुख मायावती से मिले और दोनों की मुलाकात से कई खबरें सामने आईं। दोपहर करीब 12:15 बजे अखिलेश यादव मायावती से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। मायावती के आवास से निकलने के बाद अखिलेश ने कोई बयान जारी नहीं किया, वो सीधे अपने आवास की तरफ चले गए। सूत्रों का कहना है कि अगर चुनावी नतीजों के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। इस मसले पर उन्होंने मायावती से भी बात करी है, पर मायावती ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि गरीबों, किसानों, देश की बात करने वाली पार्टियां 23 मई के बाद देश को नया पीएम देने की कोशिश कर रही हैं। चंद्रबाबू नायडू जी मिले हैं, वो भी चाहते हैं कि देश में नया प्रधानमंत्री बने और महागठबंधन भी यही चाहता है देश को नया प्रधानमंत्री मिले। और अब वो दिन दूर नहीं, 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि 18 मई को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बाद में खबर आई कि मायावती सोमवार को दिल्ली में राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी, लेकिन सोमवार को मायावती सिर्फ अखिलेश यादव से मिली और आगे की सियासी जोड़तोड़ पर दोनों के बीच बातचीत हुई। और अब हम आपको दिखाते हैं कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल पर किस कदर सियासी घमासान मचा हुआ है। एग्जिट पोल के नतीजे साफ कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी है तो जीत मुमकिन है। 19 मई की शाम 10 एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिनमें से 9 के आंकड़े एनडीए सरकार के संकेत दे रहे हैं। अब हर तरफ एग्जिट पोल का शोर है। फिर एक बार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। पूरी तरह से हिंदुस्तान 23 तारीख को तैयार है। इस देश में 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली और देश की जनता ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। यह आपको 23 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक पूरा पता चल जाए। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद केंद्र के साथ राज्यों में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार के अल्पमत में चले जाने का दावा कर दिया। एमपी में होगा बड़ा उलटफेर। राज्य सरकार के खिलाफ भी है मैंडेट, उस कारण से बहुत ज्यादा जरूरी है
कि विधानसभा की सत्र विधानसभा के फ्लोर पे इसकी हम चर्चा करें। अल्पमत में है कमलनाथ सरकार। सरकार असफल हो चुकी है, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है और इस कारण से इसके लिए जल्दी जाना चाहिए। एग्जिट पोल के नतीजों ने केंद्र में मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की तो हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हरकत में आ गई। बीजेपी ने सीएम कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया है। बीजेपी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी कर दी है। बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ के पास सरकार चलाने के लिए जरूरी नंबर नहीं है और नतीजों के बाद कमलनाथ की भी अग्नि परीक्षा हो जानी चाहिए। ये जो मैंडेट है ये केंद्र सरकार के पक्ष में तो है ही, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ भी है ये मैंडेट और इस कारण से बहुत ज्यादा जरूरी है कि विधानसभा के सत्र विधानसभा के फ्लोर पे इसकी हम चर्चा करें। और सरकार पक्ष में तो है ही, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ भी है ये मैंडेट और इस कारण से बहुत ज्यादा जरूरी है कि विधानसभा के सत्र विधानसभा के फ्लोर पे इसकी हम चर्चा करें। और सरकार असफल हो चुकी है, ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है और इस कारण से इसके लिए जल्दी जाना चाहिए। बीजेपी हरकत में आई तो कांग्रेस में भी हलचल होने लगी। सियासी उठापटक के बीच बैठकों का दौर जारी है। एक नजर एमपी के समीकरणों पर भी डाल लेते हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 114, बीजेपी के पास 109, बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। एसपी, बीएसपी और निर्दलीयों ने कमलनाथ को समर्थन दिया है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस ने गुना से बीएसपी के एक प्रत्याशी को अपने खेमे में कर लिया था, इसलिए मायावती भी कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार को लेकर कयासों का दौर कुछ दिन गर्म रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने मांग की है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में दोबारा वोटिंग हो। चुनाव के बाद भी बंगाल में बवाल पर सियासी उठापटक बंद नहीं हुई। 2 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी हिंसाग्रस्त इलाकों में दोबारा वोटिंग की मांग को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव कराने को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीपोल की जो हमारी डिमांड 7वें चरण के लिए और पहले भी अलग अलग चरणों पे जो वायलेंस हुआ उसकी जो डिमांड है उसको पुनः एक बार कमीशन के समक्ष रखा और जहां जहां पे कुछ फॉल्स केसेस हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर, हमारे इलेक्शन एजेंट्स के ऊपर पश्चिम बंगाल में खास तौर पे इंस्टीट्यूट करे गए हैं उन सबको विड्रॉ किया जाए और जो थ्रेट दिया जा रहा है बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एजेंट्स को, कैंडिडेट्स को पश्चिम बंगाल में, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करे। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसी वजह से 7वें चरण का चुनाव प्रचार भी पहले ही खत्म कर दिया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार तमाम एग्जिट पोल्स में बंगाल में भी बढ़त की तरफ जाती दिख रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी बंगाल में भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के दावों की खुद सेना ने पोल खोल दी। सेना ने कांग्रेस की तरफ से पहले किए गए किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को सिरे से नकार दिया है। Are you aware that the exact same surgical strike that was done by Narendra Modi was done by Manmohan Singh 3 times? सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस का दावा झूठा निकला। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने चंद एक दिन पहले ही एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के अंदर हुई है। सेना ने मनमोहन राहुल के दावे को नकारा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से अपना बयान देती हैं, मैं पॉलिटिकल बातचीत के अंदर नहीं जाना चाहता हूं। उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी कई चौकियों को तबाह कर दिया था। तब भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ पूरी दुनिया में हुई थी।
लेकिन चुनाव में कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक को भी मुद्दा बनाया। एक इंटरव्यू में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि मोदी से पहले भी यूपीए के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक होती रही हैं। Like Mr. Narendra Modi's surgical strike, Manmohan Singh ji did that 3 times. सर्जिकल स्ट्राइक सरकारों में कई बार हुई है, पहले भी और होती रही है। ये पहली बार हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है, ये देश को राजनीतिक फायदा लेने के लिए बताया गया। तो 6 हमारे जमाने में, 2 वाजपेयी जी के जमाने में सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस का दावा है कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक को 19 जून 2008 को जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित भट्टल सेक्टर में अंजाम दिया गया। दूसरी स्ट्राइक 30 अगस्त और 1 सितंबर 2011 को शारदा सेक्टर में राजपूत और कुमायूं रेजिमेंट ने की थी। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक 6 जनवरी 2013 को सावन पत्रा चेकपोस्ट पर की गई। चौथी स्ट्राइक 27-28 जुलाई 2013 को नजीरपुर सेक्टर में हुई। पांचवी 6 अगस्त 2013 को नीलम वैली पर और छठी सर्जिकल स्ट्राइक 14 जनवरी 2014 को अंजाम दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक करने के कांग्रेस के दावे पर पीएम मोदी ने भी चुनावी रैली में तंज किया था। कांग्रेस अब दावा कर रही है कि उसने तो 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भाई ये कैसी स्ट्राइक थी जिसके बारे में न आतंकियों को पता चला, न आतंकियों पर हमला करने वालों को पता चला, न ही पाकिस्तान को पता चला और न ही हिंदुस्तान में किसी को पता चला। आपको किसी को पता चला था भाई? और अब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरी जानकारी दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने चंद एक दिन पहले ही एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के अंदर हुई है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से अपना बयान देती हैं, मैं पॉलिटिकल बातचीत के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनका अपना बयान सरकार की द्वारा उनको कोई ना कोई जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताई जो कि अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आरटीआई के उत्तर में जवाब दिया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली सेना की मिलिट्री ऑपरेशंस टीम के प्रमुख यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO भी रहे हैं। सितंबर 2016 में उरी आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसकी कई चौकियों को तबाह कर दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा उस समय के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने की थी। दरअसल साल 2018 में एक RTI लगाई गई थी जिसमें 2004 से 2014 के बीच हुई सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी मांगी गई। मंत्रालय ने RTI के जवाब में कहा कि उनके पास केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी है जो 29 सितंबर 2016 को उत्तरी कश्मीर में उरी आतंकी हमले के बाद हुई थी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं। लोकसभा चुनाव निपटते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। राजभर ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अलग से अपने उम्मीदवार उतारे थे। ओम प्रकाश राजभर को कुछ नहीं चाहिए, हटा दो मंत्रिमंडल से। चुनाव खत्म, जरूरत खत्म। सोच लेना कि 2019 में उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने दूंगा। योगी की कैबिनेट से राजभर आउट। चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पुराना हिसाब किताब करने में लग गए। नतीजों के आने से पहले ही योगी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवा दिया। सीएम ऑफिस की तरफ से पौ फटते ही ट्वीट कर राजभर की विदाई की सूचना दे दी गई। सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी। हालांकि राजभर पिछले महीने ही इस्तीफा दे चुके थे। राजभर योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग जन कल्याण मंत्री थे। उनका सारा कार्यभार वाराणसी के शिवपुर से बीजेपी विधायक अनिल राजभर को दे दिया गया। अक्सर भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते रहने वाले राजभर को इस बार बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपने कई उम्मीदवार इस चुनाव में उतार दिए थे। अब राजभर कह रहे हैं कि योगी ने बर्खास्त करने में देर कर दी। जो काम मुख्यमंत्री जी आज किए हैं, देर किए हैं, इनको 17 तारीख की शाम को या 18 को इनको हमको बर्खास्त कर देना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि अब तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो।
अलग अलग नियमों और आयोगों में तैनात राजभर की पार्टी के 8 नेताओं को भी हटा दिया गया। इस कार्रवाई पर बीजेपी ने कहा है कि राजभर गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। महाभारत काल में शिशुपाल की 100 गलतियों तक सुदर्शन चक्रधारी खामोश रहे, लेकिन 100वीं गलती के बाद उनका शीश धरचरण कर दिया। महाभारत काल की उस घटना से सबक लेते हुए हमने अब तक ओम प्रकाश राजभर की तमाम सारी गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन जिस प्रकार की गाली गलौज की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की अवसरवादिता उन्होंने दिखाई है, अब उनको बर्दाश्त करना बस के बाहर हो गया था। राजभर मंच से खुलकर योगी सरकार की आलोचना करते रहते थे। ऐसे में योगी ने सही समय देखकर उन्हें चलता कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म आज फिर चर्चा में आई। पहले आचार संहिता के चलते ये बायोपिक रिलीज नहीं हुई थी। अब लोकसभा चुनावों के नतीजों के ठीक एक दिन बाद 24 मई को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। सुबह नागपुर में नितिन गडकरी ने विवेक ओबरॉय और फिल्म की टीम के साथ फिल्म का नया पोस्टर लॉन्च किया। भगवा लिबास, भगवा आकाश और शंखनाद। एग्जिट पोल में मोदी की महाविजय के संकेत के बाद ये नया पोस्टर है पीएम मोदी पर बन रही फिल्म का। पोस्टर पर लिखा है, आ रहे हैं दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी, अब कोई रोक नहीं सकता। ये पोस्टर मोदी की विजय गाथा कह रहा है। एक तरफ बनारस का घाट और कल कल गंगा से परावर्तित होकर आती सूरज की पहली किरण और भगवामय वातावरण के बीच मोदी के नाम का शंखनाद। हिंदू धर्म की मान्यता है कि हर शुभ काम की शुरुआत शंख के साथ होती है। एग्जिट पोल के रुझानों की माने तो नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बनने जा रहे हैं और चुनाव के दौरान उनकी जिस फिल्म को रोका गया था वो फिर से रिलीज होने जा रही है। पीएम मोदी पर बनी बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी 24 मई यानी चुनावी रिजल्ट के ठीक एक दिन बाद रिलीज हो रही है और इसके लिए नए पोस्टर को नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अभिनेता विवेक ओबरॉय ने रिलीज किया। जिस महान नेता पर, शख्सियत पर ये फिल्म बनी है, हमारा सौभाग्य है कि एक और महान नेता ने इस पोस्टर का विमोचन किया हमारे यहाँ। दोनों ही कर्मयोगी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। या अगर हमारी फिल्मी भाषा में अगर मैं कहूं तो गडकरी जी और मोदी जी दोनों एक्शन हीरो हैं। कामना नहीं रखते, काम करते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एग्जिट पोल से एनडीए के पक्ष में आए नतीजों के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल निर्णय नहीं, इंडिकेशंस हैं, लेकिन सरकार हमारी ही बन रही है, वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ। एग्जिट पोल ये कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है, वो इंडिकेशन होता है और बाय एंड लार्ज जो एग्जिट पोल में आता है वही नतीजों में आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और हम एनडीए को मेजॉरिटी देंगे। पोस्टर लॉन्च के दौरान विवेक ओबरॉय से पूछा गया कि अगर उनको राहुल गांधी की बायोपिक में काम करने का मौका मिले तो क्या वो करेंगे, जिस पर उनका जवाब ये था। बनाता क्या सर, इस फिल्म की अगर वो आगे जिंदगी में कुछ देश के लिए बढ़िया काम करे, जैसे हमारे पास जो बैठे हैं इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। ईश्वर करे कि हर नेता हमारे देश के लिए अच्छा करे, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का। राहुल गांधी जी भी देश के लिए अच्छा करें फ्यूचर में। नतीजों से बेपरवाह, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, इन सबसे दूर पीएम मोदी ने बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन किए। 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए पीएम ने बर्फीला रास्ता भी तय किया। आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का तपस्वी अंदाज। के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। इसमें छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी इसको दर्शन करता रहता हूँ। चुनाव के दौरान पीएम मोदी केदारनाथ क्या गए, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। किसी ने इसे चुनावी स्टंट बताया तो किसी ने वोट बटोरने की कवायद, लेकिन मोदी हैं। उन्होंने अपने बयान से जाहिर कर दिया कि बाबा केदार के दर्शन के पीछे उनकी मंशा क्या थी। अपने बयानों से विपक्ष को खामोश करने का मादा रखने वाले पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन कर मीडिया से रूबरू तो पीएम मोदी बेहद शांत और धीर गंभीर मुद्रा में दिखे। पत्रकारों से कहा कि मैं भगवान से मांगता नहीं, मांगना
मेरी आदत है। 19 मई की शाम 10 एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिनमें से 9 के आंकड़े एनडीए सरकार के संकेत दे रहे हैं। अब हर तरफ एग्जिट पोल का शोर है। फिर एक बार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। पूरी तरह से हिंदुस्तान 23 तारीख को तैयार है। इस देश में 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली और देश की जनता ने फिर एक बार मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। यह आपको 23 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक पूरा पता चल जाएगा। अब तस्वीरें भी क्या का ही ऑर्डर ज्यादा आया है 23 तारीख को, और ऐसा लग रहा है कि बनारस में जो हम लोग का मेन मंडी जो है बनारस है और वहीं से अधिकतर फूल आते हैं, लेकिन बनारस में भी लोग बता रहे हैं कि 60 हो जाएगा। इस वजह से कलकत्ता भी ऑर्डर देना पड़ा है और लखनऊ भी। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद से बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं को लग रहा है कि वो इम्तिहान पास कर गए और मोदी का मैजिक एक बार फिर से चल गया। जिस प्रकार का मीडिया के सर्वेज में एग्जिट पोल का जो अनुमान आए हैं वो बहुत सार्थक एक परिणाम हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। हमारा पहले भी आंकलन ये था कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं और उसके ऊपर अधिकांश जो सर्वे के एग्जिट पोल के जो आंकलन आए हैं वो उसी अनुसार आ रहे हैं। सर्वे अमूमन आज तक जितने भी सर्वे हुए हैं, 1-2 को प्रेडिक्शंस को छोड़ दो तो सब ठीक निकले हैं, सब ठीक ही उनका आंकलन ठीक रहा है। तो ओपिनियन पोल पे भरोसा आप मान के चल रहे हैं? बिल्कुल 100% मैं मान के चल रहा हूँ। तो क्या मोदी सरकार फिर से दूसरी बार? अबाउट 300 से ऊपर, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ 300 से 350 के बीच में एनडीए की सरकार बनेगी। ये पोल ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएगा तो इससे भी बेटर पोजीशन और होगा एनडीए के पक्ष में। आपको क्या उम्मीदें हैं? आप कितना मानकर चल रहे हैं कि एनडीए को? हम लोगों ने शुरू से ही कहा था कि जो है 350 तक हम जाएंगे। वहीं कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टी के नेता एग्जिट पोल को मृग मारीचिका बता रहे हैं और बीजेपी को अटल युग की याद दिला रहे हैं। एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो कभी तो सही नहीं निकले। आप 2004 का चुनाव देख लीजिए, 2009 का देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए। 2014 में तो एक आध सर्वे रिपोर्ट ये कहती थी कि भाजपा को बहुमत भी नहीं मिलेगा और कितना प्रचंड बहुमत मिला। पहले तो एग्जिट पोल होता है, जब वोटर बाहर निकल रहा है उससे पूछे, या तो वोट पड़ने से पहले निष्कर्ष निकाल लिया और उसके बाद चाहे 1999 का देखें, 2004 का देखें, 2009 या 2014 कभी भी सही नहीं पाए गए। बहुत बड़ा फर्क दिखा। ये गिनती हो जाने दीजिए, सबकी एग्जिट पोल तो हो गए, अब पोल खुलेगी 23 तारीख को। एक पोल एग्जिट पोल हो गया, दूसरी पोल इनकी पोल खुलेगी 23 तारीख को।